कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और समन्वय संख्या 6 कंप्लीट होने के बाद अब हम समन्वय संख्या 4 जो कि sp3 एंड dsp2 दो हाइब्रिडाइजेशन बनाती है, उनमें CFT थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चतुष्फलकीय संकुलों में पढ़ेंगे और फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में पढ़ेंगे। बोर्ड लेवल पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज थोड़ा कमी होता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहला पढ़ेंगे चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन देखोगे ध्यान से। सबसे पहले बात आती है, हम इसकी ज्योमेट्री देखते हैं चतुष्फलकीय की। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ लिया है, मैंने आपको सॉलिड स्टेट कंप्लीट करवा दिया। तो उसमें हमने चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनाई थी एक जगह, देखो किस तरह से। ये एक हमने घन बना लिया था और इस घन में एकांतर क्रम में हमने अवयवी कण सेट किए थे, एक छोड़कर एक। तो ये फर्स्ट, सेकंड, फिर इसको छोड़ दो, थर्ड, फिर इसको छोड़ दो, फोर्थ। अब ये एक छोड़कर एक सभी लग चुके हैं। और इसमें यदि हम इनको मिलाएं आपस में, देखो ये इससे मिल चुका है, ये इससे मिल चुका है, ये इससे और ये इससे, लेकिन ये आपस में नहीं मिले और ये आपस में नहीं मिले, तो इनको भी मिला दें। तो आप ध्यान से यहाँ पर नोटिस कर पाओगे, मैं थोड़ी डॉटेड लाइन बनाता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि ब्लैक से ब्लैक पूरा मैच कर गया ये। तो इस डॉटेड लाइन को देखोगे आप तो ध्यान से, आपको एक टेट्राहाइड्रल यानी कि चतुष्फलक दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एक फलक ये है पूरा, दूसरा फलक आपका ये है, एक पीछे पूरा और एक नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 4 फलक की स्ट्रक्चर बन रही है। अब यदि इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ अलग से बनाऊँ सेपरेट करके, तो ये मेरा एक लिगेंड है, ये दूसरा लिगेंड, ये तीसरा लिगेंड, ये चौथा लिगेंड, और बीचों बीच में आप मान लो यहाँ पर क्या रखी हुई है, मेटल, चतुष्फलक में। ठीक है, ये चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है, बीचों बीच मेटल रखी हुई है, और यहाँ से एक्सिस मान सकते हो आप इसके, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये बाहर की ओर आपका जो आ रहा है वो क्या है, जेड एक्सिस। क्लियर है? तो एक्स वाई और ये जेड बाहर की तरफ जो निकल रही है वो एक्सिस है। अब मेरे जो लिगेंड आ रहे हैं वो बीच में से आ रहे हैं यहाँ से, और ये मेरे एक्सिस हैं। तो मैं एक बार इस स्ट्रक्चर को तो मैं बाहर बना के बताता हूँ थोड़ा सा। देखो कैसी स्ट्रक्चर बन रही है। ये मेरे पास मेटल है, एक लिगेंड मेरा इधर से आ रहा है तो मैं यूं बना देता हूँ, और एक लिगेंड मेरा इधर से आ रहा है मेटल की तरफ, तो मैं इधर से बना देता हूँ। दो से ही हम समझ जाएंगे। और नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि चतुष्फलकीय आकृति में बॉन्ड एंगल कितने का होता है, फिक्स होता है बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का। तो टेट्राहाइड्रल जो होता है उसमें बॉन्ड एंगल, हिंदी में बोलते हैं बंद कोण, वो होता है 109 डिग्री या 109.5 डिग्री का, या 109 डिग्री 28 मिनट का। इसको मैं लगभग 110 कह लूँ समझाने के लिए, तो कोई दिक्कत है आपको? होनी नहीं चाहिए, हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, मानना तो पड़ेगा ही। चलो, तो इसको 110 डिग्री का एंगल मान लो आप। तो ये कितने डिग्री का हो गया, 110 डिग्री का। क्लियर है? अब मेरी एक्सिस कौन सी है, ये मेरा अक्ष है, ये मेरा एक्स एक्सिस मान लो, और इसको क्या मान लो, वाई एक्सिस। तो एक बात बताओ, ये बिल्कुल मेरा अक्ष जा रहा है और इसके बीच में से इधर से क्या आ रहे हैं, लिगेंड आ रहे हैं। अब भूल तो नहीं गए? तो थ्योरी बताई थी मैंने, कौन सी, T2G एंड EG। T2G कक्षक वे होते हैं जो अक्षों के बीच में जिनकी पालियां होती हैं, और EG कक्षक वे होते हैं जिनकी पालियां अक्षों पर होती हैं।
ठीक है, ये 2 होते हैं और ये 3 होते हैं। लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं अब? बीच में से होते हुए, अक्षों से होते हुए नहीं आ रहे। तो अक्षों पर कौन से पड़ते हैं? ईजी कक्षक। तो इनका तो रोल ही खत्म, ईजी इस पर पड़ने वाले होते हैं ईजी। और बीच में कौन से आते हैं? ये वाले। ठीक है, तो मान के चलो ये मेरा एक्सिस है और यहाँ से 110 डिग्री का एंगल है लिगेंडों के बीच में, तो ये आधा आधा बट में आया। यहाँ पर तो मैं थोड़ा ज़्यादा और कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि मैं भाई स्केल से और इनसे तो बना नहीं रहा हूँ। तो ये मेरा इधर 55 डिग्री और इधर भी कितना? 55 डिग्री। ठीक, इस वाली लाइन पर मेरे कौन से ऑर्बिटल होते हैं? ईजी। अक्षों पर जो पालियां पाई जाती हैं वो ईजी कक्षों की होती हैं। तो अब लिगेंड से काफ़ी दूर हो चुके हैं कौन से ऑर्बिटल? ईजी डी कक्षकों के। तो क्या अब आप मानते हो कि लिगेंड ईजी कक्षकों को ज़्यादा प्रतिकर्षित कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो पहले क्या हुआ था? ईजी कक्षक लिगेंडों के मार्ग में आ रहे थे अष्टफलकीय संकुलों में, तो वो ऊपर चले गए। अब रास्ते में कौन आएंगे? T2G कक्षक, जो कहाँ चले जाएंगे? नीचे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। जो ये ईजी कक्षक हैं ये तो इन अक्षों पर पाए जाते हैं भाई, लेकिन T2G कक्षक अक्षों के बीच में होते हैं, लेकिन ये नहीं कि इसी लाइन पे होते हैं, लिगेंड वाली लाइन पे, वो थोड़े से ऐसे होते हैं यहाँ पर बीच में। तो T2G कक्षक जो हैं उनका और लिगेंडों के बीच का जो एंगल होता है वो अप्रॉक्सीमेट 35 डिग्री का माना जाता है। कितने डिग्री का माना जाता है? 35 डिग्री का। कि लिगेंड जहाँ से आते हैं उससे 35 डिग्री की दूरी पर होते हैं कौन से कक्षक? T2G कक्षक। ये मैं थोड़ा ज़्यादा डीप जा रहा हूँ अंदर, इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ, आपकी मर्जी, आप जानो जानो। चलो, तो जो मेरे T2G कक्षक हैं वो तो आपके कितने डिग्री के एंगल से आते हैं? अप्रॉक्सीमेट ये आपके लगभग 35 डिग्री दूरी पर होते हैं लिगेंड से। और ईजी कक्षक यहाँ से यहाँ तक यानी कि 55 डिग्री के एंगल पर कौन से पाए जाते हैं? ईजी कक्षक। ठीक है, ईजी अक्षों पर ही होते हैं, T2G अक्षों के बीच में होते हैं, लेकिन लिगेंड इनसे भी थोड़े दूर से आते हैं यानी कि 35 डिग्री। ये प्रैक्टिकली वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, बुक में ये नहीं मिलेगी आपको चीज़ें। तो अब बताओ ज़्यादा पास में कौन से लिगेंडों के? T2G वाले या ईजी वाले? T2G वाले। तो ज़्यादा प्रतिकर्षित कौन से होंगे? T2G। तो अब यहाँ जो डायग्राम बनेगा उसमें T2G तो चला जाएगा आपका ऊपर और ईजी चला जाएगा आपका नीचे। बस इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। क्या समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक्चुअली चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण 4 लिगेंड मेटल की ओर आते हैं, अक्षों से नहीं आते। ये अक्षों से नहीं आ रहे लिगेंड, कहाँ से आ रहे हैं? अक्षों के बीच में से होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अक्षों के बीच में T2G कक्षक पड़ते हैं और अक्षों पर ईजी कक्षक होते हैं। तो T2G कक्षक लिगेंडों से लगभग 35 डिग्री के एंगल पर दूर होते हैं और ईजी कक्षक लगभग 55 डिग्री एंगल दूर होते हैं। तो 35 डिग्री थोड़ा पास में हो जाएगा और 55 डिग्री थोड़ा दूर हो जाएगा। इस कारण ज़्यादा प्रतिकर्षण कौन से ऑर्बिटल्स का होता है इस समय? T2G ऑर्बिटल का। तो रिपल्सन के कारण अब T2G ऊपर चला जाता है और ईजी कहाँ चला जाता है? आपका थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो देखो आपका डायग्राम क्या बनने वाला है, समझना थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले मेरे पास वही 5 d ऑर्बिटल हैं, dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz²। ये क्या है? समभ्रंश डी कक्षक मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था ऐसी नहीं है कि तुम्हारी तरह लॉकडाउन चल रहा है आराम से घूम रहे हो, मुक्त ऐसे नहीं है, मेटल के पास ही है, फ्री नहीं है। लेकिन इनसे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होती है कौन से डी कक्षकों की? इन्हीं डी कक्षकों की। तो ये भी मेरे कौन कौन से हैं? वही dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz। यहाँ से यहाँ तक T2G और ये ईजी। तो समभ्रंश डी कक्षक लिगेंड की उपस्थिति में, समभ्रंश डी कक्षकों की ऊर्जा कह लो, ऊर्जा लिगेंड की उपस्थिति में, और समभ्रंश डी कक्षकों की
ऊर्जा मुक्त अवस्था में। अब लिगेंड की उपस्थिति का मतलब नहीं है कि बिल्कुल छाती पे आके चढ़ गए लिगेंड, लिगेंड काफ़ी दूर हैं, अभी लिगेंड काफ़ी दूर हैं, इस कारण रिपेल नहीं हो रहा। अब लिगेंड पास आने लगे, कहाँ से, बीच में से, अक्षों से होते हुए नहीं। तो जैसे ही पास आने लगेंगे तो अब ये जो कक्षक हैं ये प्रतिकर्षित होंगे, जो उनके मार्ग में आएंगे यानी कि उनके पास में से होकर, लिगेंड जिनके पास में से होकर निकलेगा वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे और बाकी के कम। तो अब T2G कक्षक जो हैं वो थोड़े पास आ जाते हैं, तो इनका प्रतिकर्षण थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अब डायग्राम में क्या होगा, जो ये दो भागों में बट जाते हैं, एक भाग ऊपर चला जाएगा और एक भाग नीचे चला जाएगा। इस वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा ये लाइन, इस लाइन से ऊपर रहती है ये लाइन थोड़ी सी, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखोगे। अब ऊपर कौन से कक्षक जाएंगे, T2G, और नीचे कौन से रहेंगे, EG। अष्टफलक में क्या हुआ था, EG ऊपर गया था, T2G नीचे गया था। ये कहानी रह जाएगी। ये मेरा क्या कहलाएगा, वही बैरी सेंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको बैरी सेंटर बोलते हैं, यानी कि जीरो ऊर्जा लेवल। यहाँ से यहाँ ऊपर तक आपके ये कौन से ऑर्बिटल पहुँच चुके हैं, DXY, DYZ और DZX, यानी कि T2G ऑर्बिटल। और नीचे कौन सा रह गया, DX2, Y2 एंड DZ2, यानी कि EG ऑर्बिटल। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो है 1 डेल टी। टी का मतलब क्या होता है, टेट्राहाइड्रल, चतुष्फलक, और डेल तो आप जानते ही हो, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। लास्ट क्लास में इसी को तो निकाला था CFSE, पर वो अष्टफलक के लिए निकाला था, और यहाँ पर निकालेंगे किसके लिए, चतुष्फलक के लिए। और इसको भी आप क्या कह सकते हो, 10, इसको भी बोल सकते हो 10 डिस्टेंस क्यूसेंट। वैल्यूज बोके वही रहेंगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पहले कितनी थी आपकी, प्लस के 3/6, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हो जाएगी प्लस के 2/5, या फिर प्लस का 0.4, या फिर 4। यह आपका डेल ओ, ये सॉरी डेल टी, ये डेल टी, और ये आपका DQ, डिस्टेंस क्यूसेंट। और जो दूसरा क्षेत्र है मेरा, ये अब उल्टा हो चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका माइनस का 3/5 डेल टी, या फिर माइनस का 0.6 डेल टी, या फिर माइनस का 6 DQ। बस ये एनर्जी लेवल इनके साथ चलते हैं, T2G की ये फिक्स होती है और EG की ये फिक्स होती है। पहले जब T2G नीचे था तो ये वैल्यू नीचे थी, और EG ऊपर था तो ये वैल्यू ऊपर थी। अब EG नीचे आ गया तो ये वैल्यू नीचे, और T2G ऊपर गया तो ये वैल्यूज ऊपर। क्लियर है, तो बस जस्ट उसका उल्टा हुआ है और कुछ भी नहीं है चतुष्फलकीय में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको चतुष्फलकीय के लिए, वो आप इधर से एंट्री करवाना पर इधर से निकल नहीं जाए, ठीक है, यानी कि पैक कर लेना। चलो सुनो, चतुष्फलकीय संकुल जो होते हैं ना, उनके लिए ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बहुत कम होती है। और कितनी होती है पता है आपको, कहाँ लिखूं, जगह तो बची नहीं, इनको आप देख लेना, कॉपी कर लेना, मैं मिटा देता हूँ। ये जो डेल टी होती है, ये होती है 4/9 डेल ओ के बराबर। इतनी कम वैल्यू होती है इसकी, किसकी, डेल टी की। अब इसकी वैल्यू इतनी कम है तो ये कौन सी एनर्जी है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। मतलब आप पहले इस एनर्जी को समझो, ये एनर्जी होती क्या है, ये वो एनर्जी होती है जो आपके पास है। और पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो युग्मन करवाती है, ठीक है। युग्मन ऊर्जा क्या होती है, जो युग्मन कराने के लिए चाहिए होती है मेरे को, और ये वो ऊर्जा है जो मेरे पास है। जैसे आज तुम्हारा मन कर रहा है कि काश मेरे पास एक बुलेट मोटरसाइकिल होती, ठीक है, या और कुछ होती, गाड़ी होती, तो उसके लिए जेब में एनर्जी कितनी चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए, और तुम्हारे पास पड़े हुए हैं 10,000 रुपये। तो क्या बुलेट के सपने ही देख सकते हो, क्या बुलेट पर घूम सकते हो, दोस्त ये हो तो पीछे जरूर बैठ जाना घूमने को। तो पेयरिंग एनर्जी वो है जो 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए थी, और डेल ओ या CFSE वो क्या होती है, जो जेब में पड़ी हुई है 10,000 रुपये वो। तो पेयरिंग एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है पेयर करवाने के लिए, यानी कि उस चीज़ को लेने के लिए, उस
जोड़े को बनवाने के लिए। और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा वो होती है जो हमारे पास होती है। यदि हमारे पास जो ऊर्जा है वो ज़्यादा है जब तो हम जोड़ा बनवा देंगे, और यदि वो ऊर्जा ही कम रह गई तो जोड़ा कहाँ से बनेगा भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है ना डेल टी चतुष्फलक के लिए, वो थोड़ी कम होती है, और कम होती है तो यहाँ पर पेयरिंग होगी नहीं, और पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब पेयर नहीं बनता है यहाँ पर मैक्सिमम केस में। तो डायरेक्ट ये क्या है, बाह्य कक्षक संकुल ही बनाते हैं, और इनकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान थोड़ा कम होता है, तो इनमें पेयरिंग बहुत कम होती है। नॉर्मली केस में इनमें जो डेल टी की वैल्यू होती है वो कम ही रहती है, किससे, पेयरिंग एनर्जी नॉर्मल केस में। इस कारण यहाँ पर पेयरिंग की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये आपकी चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्या हो जाती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब आप खुद सोच सकते हो, मैंने एक बात बोली है, चतुष्फलकीय संकुल, संकरण क्या होता है चतुष्फलकीय संकुलों का, sp3। क्या इनमें अंदर वाला कोई डी कक्षक काम में आया क्या, नहीं ना, ऐसे ही तो चालू हुआ, यानी कि 5 और डी तो फिलअप हो चुके हैं। तो 5 और डी कब फिलअप होते हैं भाई, जब पेयर नहीं बनेंगे। तो नॉर्मली अंदर वाले डी काम में नहीं आते, यहाँ पर काम में एस फिर 3p काम में आते हैं, यानी बाहर के ही कक्षक काम में आते हैं। तो नॉर्मली चतुष्फलकीय संकुलों में बाह्य कक्षक संकुल ही बनता है, आंतरिक कक्षक संकुल बनने की संभावना बहुत कम रहती है। क्लियर, चलो ये होता है आपका चतुष्फलकीय संकुल। जैसे अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तो ये बात याद रखने की आपको कि चतुष्फलकीय संकुलों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और अष्टफलकीय संकुलों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा में डिफरेंट क्या होता है, यानी कि अंतर कितना होता है। तो डेल टी बराबर 4/9 डेल ओ, ये रिलेशनशिप है दोनों एनर्जियों में। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और, अब थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल लेके और समझा देता हूँ आपको। जैसे NiCl4 -2, इसका निकालते हैं अपन संकरण। चलो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x, 1 क्लोरीन का -1, 4 क्लोरीन का -4 बराबर में -2, x बराबर में क्या हो जाएगा +2। निकल 3d8 4s2। अब ये भाई तुम पे आना ही चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, Na+2 चाहिए पर मेरे को, तो 2 निकाल दो, 3d8। अब कैसे भरोगे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे, एक बार भर ही लेते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड और चतुष्फलकीय के लिए अधिकांशतः वीक ही होते हैं भाई। स्ट्रॉन्ग आ जाएगा तो स्क्वायर प्लेनर शेप बना देगा, वो जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब तुमसे पूछे इसका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो क्या विन्यास निकलेगा, Eg में कितने आए भाई, 2 और 2 4, और T2G में कितने आए, 2 3 4, ये लो, ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, संकरण क्या आएगा, तो देखो ये बढ़ चुका है, ये बढ़ चुका है, ये बढ़ चुका है, ये बढ़ चुका है, और ये बढ़ चुका है। और कक्षक हमारे पास कितने होते हैं, ये तो याद है ना, 4। कौन कौन से, 3d 4s 4p और 4s 4p और 4d, तो ये पूरे बढ़ चुके हैं। तो एक तो Cl यहाँ आएगा, दूसरा तीसरा चौथा, तो एक s और 3p क्या आएगा, sp3। आकृति पता ही है, जो हेडिंग चल रही है वही आकृति तो होगी, चतुष्फलकीय है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय है। और फिर म्यू कितना निकलेगा, √n+2 सूत्र से 2.8 बोर मैग्नेटॉन। तो ये इस तरह से पूरा निकाल दिया जाता है। अच्छा, एक चीज की और बात कर लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, ये तो मैं सब साफ कर रहा हूं। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेज के लिए CFSE, तो पहले फॉर्मूला बना के बताओ मेरे को। चलो देखो क्या लिख रहा है, 0.6 माइनस का प्लस का -0.6 इनटू नीचे कौन सी कक्षक है, Eg, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4,
ठीक है, लेकिन हम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार से ज़्यादा ईजी में नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, एन ईजी प्लस, ऊपर से लिखो प्लस का 0.4 इंटू एन T2G, और एक्स्ट्रा पेयर तो यहाँ पर बनता ही नहीं है, सवाल ही नहीं है एक्स्ट्रा पेयर बनने का, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का मान ही नहीं होता ज़्यादा जो पेयर बनाएगा, वो सॉरी पेयर एनर्जी का मान ज़्यादा होता है तो पेयर बनने की संभावना ही नहीं रहती। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की वैल्यू बहुत कम होती है यहाँ पर। अब चलो निकालते हैं, जैसे D1 के लिए निकाल लें, D2 के लिए, D3 के लिए, D4 के लिए, चलो निकालो, फिर कुछ तुम भी निकाल देना, सभी को मेरे से ही निकलवाओगे क्या। D1 के लिए चलो देखो, D1 में पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो -0.6 इंटू 1 प्लस 0.4 इंटू 0, कितना रह जाएगा, माइनस का 0.6 डेल टी। चलो D2 के लिए बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा विन्यास और लिखना चाहो तो लिख लेना, Eg1 T2G 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 0, कितना आ जाएगा 1.2, माइनस का 1.2 डेल टी, Eg2 T2G 0। चलो D3, तो पेयर तो होता ही नहीं है, कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू Eg में 1, T2G में 1 आ चुका है, तो कितना हो जाएगा, ये तो 1.2 और ये 0.4, यानी कि माइनस का 0.8 डेल टी। और विन्यास क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये, ऐसे ही निकलते हैं इनमें CFT में, Eg में 2 T2G में 1। चलो D4 के लिए बताओ, माइनस का 0.6 इंटू 2, क्योंकि चौथा यहाँ जाएगा, प्लस 0.4 इंटू 2, क्या हो जाएगा 1.2, 0.8, यानी कि माइनस का 0.4 डेल टी। विन्यास Eg में अब भी 2, T2G में अब 2। क्लियर है। चलो D4 का, D5 का भी बता दो, माइनस का 0.6 इंटू 2, 0.4 इंटू कहाँ चला जाएगा अगला, यहाँ 3, तो ये 12 और ये 12 पॉइंटों में, तो ये कितना रह जाएगा 0। और विन्यास क्या होगा, Eg में 2, T2G में 3। और अब तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पेयरिंग होगा ही होगा, मजबूरी है, छठवां इलेक्ट्रॉन तो पेयर होगा। तो D6 माइनस का 0.6 इंटू 2 प्लस 0.4, 2 नहीं, D6 हो चुका है ना, तो 3 और 0.4 इंटू 3, तो ये कितना हो गया माइनस का 1.8 और ये कितना हो गया प्लस का 1.2, कितना रह जाएगा 0.6 डेल टी। ठीक है। और विन्यास क्या हो जाएगा बताओ, Eg में 3 आ चुके हैं, T2G में कितना आएगा 3। अब D7, D8, D9 और D10 कमेंट बॉक्स में आंसर भेज देना निकाल के कितनी CFSE आएगी, यदि कुछ सीखे हो तो यहाँ आकर हमारा कंप्लीट हो जाता है टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेज में CFSE एंड CFT, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया हमने, और साथ में हमने CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी पढ़ लिया है। याद रखना है T2G कक्षक ऊपर आएंगे, Eg कक्षक नीचे आएंगे, कि भूल गए तो याद नहीं रहे, हो सकता है आज याद रहे, तो एक बात याद करना, ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल दो ही तरीका के तो हैं। अब टेट्राहाइड्रल में क्या होता है ये याद रखना, TT ऊपर, रेल में सफ़र कर रहे हो भाई तुम, तो रेल में क्या कर रहे हो सफ़र कर रहे हो, तो जो TT टिकट मांगने वाला आता है वो कहाँ है ऊपर। टेट्राहाइड्रल में T2G ऊपर, ये ट्रिक याद कर लो आप। तो जैसे पूछे टेट्राहाइड्रल में Eg कहाँ, T2G कहाँ, TT ऊपर, टेट्राहाइड्रल में T2G ऊपर और Eg नीचे, और ऑक्टाहाइड्रल में इसका जस्ट उल्टा। हो जाएंगे ना याद, आपके ऊपर है कैसे याद होंगे। क्लियर, मैंने मेरा काम कर दिया है। तो अब हमको पढ़ना है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में CFT थ्योरी, देखते हैं।